वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर है 558 और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों पर। उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे जहां तक हमने कवर किया था कभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पहला प्रश्न है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 222 में। किस में? अनुच्छेद 222। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने संबंधी प्रावधान है। यह कार्यकर्ता कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुच्छेद 223 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। इस कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं की जाती, संसद के द्वारा नहीं की जाती, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। तो किसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। यह कार्य भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, भारत का राष्ट्रपति 2 वर्ष की अवधि के लिए, कितने वर्ष की अवधि के लिए? 2 वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तब तक के लिए की जाती है जब तक स्थायी न्यायाधीश अपना पद ग्रहण न कर लेता। इस तरह का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 में निहित है। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट हैं। तो डी हो गया इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224 क्या कहता है कि किसी उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उपबंध है और भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो 2 वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तब तक के लिए की जाती है जब तक स्थायी न्यायाधीश अपना पद ग्रहण ना कर लेता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, उच्च न्यायालय के उच्च अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करता है। नियुक्ति करने से पहले वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेता है। देखिए, उच्च न्यायालय के उच्च अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति जो है उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करता है, लेकिन ऐसी नियुक्ति के लिए वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति या अनुमति या सहमति नहीं लेता है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला सही है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति और उनके वेतन भत्तों एवं पेंशन के संबंध में उपबंध है। उच्च अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करता है और नियुक्तियों में वह राष्ट्रपति की पूर्व परामर्श नहीं लेता। ध्यान दीजिएगा, ये सेवक हैं और उच्च अधिकारी हैं हाई कोर्ट के, जज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से कौन से क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण संबंधी क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, पहली बात तो अगर हमने पहले भी इस पर चर्चा की होगी और आपको याद होगा तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143 में केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। बाकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसको मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है। निरीक्षण संबंधी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है। अपीलीय क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। तो देखिए, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, उच्च न्यायालय को सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में अपील सुनने की शक्ति है। उच्च न्यायालय राज्य विधानमंडल एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है और संविधान के उल्लंघन की स्थिति में उसे असंवैधानिक शून्य घोषित कर सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। हाई कोर्ट राज्य के विधानमंडल के मामले में और सुप्रीम कोर्ट संसद के मामले में। और पहला भी करेक्ट है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के पास सिविल आपराधिक दोनों न्यायालयों की शक्ति है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका अर्थ क्या होता है? किसी भी राज्य का हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है और सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है, तो अर्थ क्या है इसका, क्या मायने हैं? उच्च न्यायालय के फैसले, उसकी कार्यवाही और किसी कार्य को अधीनस्थ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। दूसरा है अपनी अवमानना के लिए इसे दंडित करने की शक्ति है। बिल्कुल है। न्यायालय की अवमानना को संविधान में परिभाषित किया गया है। देखिए, न्यायालय की अवमानना को संविधान में परिभाषित जो है वो नहीं किया गया है। नहीं किया गया है, गलत है। तीसरा वाला स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? केवल 1 और 2। और एक आंसर, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, थंबनेल पर भी है वो। बताइए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक सीनियर एडवोकेट के ऊपर न्यायालय की अवमानना को लेकर उन पर जुर्माना ठोका है। कितने रुपए का? 1 रुपये का जुर्माना लगाया उन पर। अगर वो 1 रुपया उन्होंने 15 सितंबर 2020 यानी आज तक नहीं चुकाया होगा अभी तक, तो क्या होगा? उनको होगी 3 महीने की जेल और 3 साल के लिए उसकी प्रैक्टिस को उनकी जो है रोक लगा दी जाएगी। क्या चुका पाए होंगे वो आज तक 15 तारीख तक 1 रुपया? बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। उसका आंसर करिएगा, वो इम्पोर्टेंट बन सकता है प्रश्न। यूपीएससी में नहीं, लेकिन स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, उनका नाम पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन है, बताइएगा। तो देखिए, अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अभिलेख न्यायालय क्या तात्पर्य है इसका? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है तथा इसकी कार्यवाही, इसके फैसले और कार्य को किसी अधीनस्थ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अपनी अवमानना के लिए उसे दंडित करने की शक्ति है। न्यायालय की अवमानना को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। इसे न्यायालय के अधिनियम 1971 में परिभाषित किया गया है। संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन न्यायालय का एक अधिनियम है 1971, 1971, उसमें इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है संसद के, राज्य के राज्यपाल की विवेक शक्तियों के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, या फिर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के। बताइए, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है तो वह अधीन होता है किसके? ना संसद के, ना राज्य के राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियों के, ना मुख्य न्यायाधीश के, बल्कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायिक भूमिका के साथ साथ प्रशासनिक भूमिका भी निभाता है। प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए वह निचली अदालतों का परीक्षण, अधीक्षण व प्रशासन तथा नियंत्रण करता है। इस आधार पर मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के रिटों की अधिकारिता में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, वो सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अच्छी स्थिति में है। सर्वोच्च न्यायालय में केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है वो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से कम व्यापक है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंतर्गत आप जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो केवल मौलिक अधिकारों के लिए, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हो ना केवल मौलिक अधिकारों के लिए अपितु दूसरे अधिकारों के लिए भी। ठीक है, तो इसका जो है हाई कोर्ट का थोड़ा व्यापक है। रिट के मामले की बात हो रही है, वो वाला अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो तो सर्वे यही है पूरे भारत के। तो फिलहाल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। चलिए एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं इसको। उपरोक्त दोनों करेक्ट हैं। देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के संदर्भ में रिट निकाल सकता है। रिट पता है ना आपको, 5 प्रकार की होती है।
जबकि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट निकाल सकता है। अतः उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से इस संदर्भ में अच्छी स्थिति में है। ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में केवल मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी करने का प्रावधान है, जबकि हाई कोर्ट में मूल अधिकारों के अतिरिक्त संवैधानिक, वैधानिक आदि मामलों में परमादेश निकाल सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार या उससे अपवर्जन करता है? संसद विधि द्वारा, भारत का राष्ट्रपति, और कौन करता है? जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है वहाँ का विधानमंडल, उस राज्य का राज्यपाल जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है। कौन? देखिए इसका आंसर है संसद, भारत की संसद। भारत की संसद किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार या उसका अपवर्जन कर सकती है। तो संविधान के अनुच्छेद 230 में ऐसा लिखा है कि राज्य उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार या केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार या अपवर्जन का उपबंध संसद जो है विधि द्वारा कर सकती है। 11 प्रश्न थे इसमें, 11 प्रश्न ऐड किए गए। अंतिम प्रश्न है ये, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, संविधान भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार न्यायालय विधानमंडलों की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए संविधान में उपबंध है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद या राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती। केवल उस स्थिति में की जा सकती है जब किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद में विचाराधीन है। एक एक शब्द का मतलब निकलता है इंडियन पॉलिटी राज व्यवस्था में, बार बार पढ़िएगा तभी समझ में आएगी। तो ऐसे नहीं की जा सकती, महाभियोग लेकर आइए आप, खूब चर्चा कीजिए। संविधान के अनुसार न्यायालय विधानमंडलों की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। ठीक है, यही चीज़ सेंट्रल में लगती है, उधर यही लगती है राज्य के विधानमंडल में, उधर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, इधर राज्य का हाई कोर्ट नहीं कर सकता। तो 11 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।